हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज स्टार्ट करते हैं आपका अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको समझना बहुत ही आसान है। इससे पहले कभी ना कभी हमने इस वर्ड का नाम कई बार सुना है, पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटी सी बात ले रहा हूं कि अगर कोई बच्चा 2 घंटे मीन्स वो पढ़ाई के लिए मेज कुर्सी पे 2 घंटे बैठता है और एक दूसरा वही बच्चा है वो 5 घंटे बैठता है, मीन्स क्या है उसका? ये जो है ये क्या क्या डिनोट कर रहा है? उसका पोटेंशियल डिनोट कर रहा है कि वो 2 घंटे तक बैठ सकता है, ये इसका पोटेंशियल है। वो 5 घंटे तक बैठ सकता है, वो उसका पोटेंशियल है। ठीक है ना? ऐसे ही छोटे बच्चे होते हैं, उनके काम करने की कैपेसिटी डिफरेंट होती है, वो उनका पोटेंशियल है। ऐसे बच्चे बड़े होते हैं, वो उनके अंदर नॉलेज बढ़ता है, उनका धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही ये भी हमारा एक टर्म है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, एक और एग्जांपल जो कि अभी आप लेटेस्टली पढ़कर चले आ रहे हो। हमने एक ग्राउंड लिया, इस ग्राउंड पे एक बॉल रखी है इस पोजीशन पे ए, और इसको ले गए हम किसी हाइट तक बी। ठीक है, तो ये क्या किधर आएगा? ये वापस आने की कोशिश करेगा, लेकिन जब तक यहां था तब तक यही बना हुआ था। मीन्स इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल कम, इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल हाई। तो ये किस वजह से नीचे आ रहा है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आपने इसको पढ़ रखा है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वजह से अर्थ की तरफ आ रहा है। और कब तक आएगा? जब तक वो इस फील्ड के अंदर है। इस फील्ड को हम क्या कहते थे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड। जब तक इस फील्ड के अंदर था बॉल, तभी जैसे इस फील्ड के बाहर चला जाता था वो स्केप हो जाता था। आपको याद आ रहा होगा, ये पॉइंट कहलाता था इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? मीन्स ये इसका हायर पोटेंशियल और ये इसका लोअर पोटेंशियल। देन ऑलवेज कोई भी बॉल होगा वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। ये अभी आप पढ़कर आ रहे हो। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल देखिए, मैंने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में इस पोजीशन से इसको ऐसे जोड़ा और यहां पे एक हमने एक की पॉइंट लगा दिया और ऐसे ही दूसरे कंटेनर को इससे जोड़ दिया। ठीक है, इसमें जो वाटर का लेवल है वो कुछ यहां तक है, ये, और इसमें जो वाटर का लेवल है वो कुछ यहां तक है। देन जैसे इस टैप को ओपन करेंगे क्या होगा? देखिए, यहां पे इसका लेवल हाई है, यहां पे इसका लेवल कम है। देन अगेन वही बात, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ वाटर मूव करने लग जाएगा। ठीक है ना? ये भी आपने इसके लास्ट टॉपिक पे पढ़ रखा है कि कोई भी इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते थे कि ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, याद आ रहा है ना? बिल्कुल ऐसे ही अगला एग्जांपल, हमने एक और बॉल लिया और इसका टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, इसे बहुत हीट दिया, मैंने बहुत ज्यादा हीट कर दिया और इसके साइड में एक और बॉब रखा। ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है। तो क्या होगा? इस बॉडी से इस बॉडी की तरफ टेम्परेचर हीट पास करने लग जाएगा, फ्लो करने लग जाएगा। और जब ये फ्लो करेगा तो क्या होगा? कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। इसको क्या कहा गया? इस फिनोमिना को कहा गया टेम्परेचर। कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जब जा रहा है, इसको क्या कहा गया? टेम्परेचर। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल लूं
कि ये एक बॉडी है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है और ये एक बॉडी है जिसके पास निगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा, अगर इसको हम ऐसे कनेक्ट कर दें तो ये इस साइड की ओर ट्रेवल करेगा। मान लो यहां पे पोटेंशियल इसका हाई है, इसके पास मैक्सिमम चार्ज है, इसके पास मिनिमम चार्ज है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड होगा। सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस साइड आने लग जाएंगे। देन करंट किधर डेवलप होगी, इस साइड होगी। आई चार्जेस का इस साइड होगा। देन यहां हम क्या कहेंगे, यहां पे कहेंगे कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्जेस मूव हो रहे हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो यहीं से ये टर्म निकल के आया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बात समझ में आ रही है। पोटेंशियल का मतलब कोई भी चीज, कोई भी कॉज ट्रेवल हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करेगा। ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होगा। अब इन सब में हमें पढ़ना क्या, कौन सा है, ये पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा कि चार्जेस को डिस्क्राइब दो तरीके से कर सकते हैं। जो चार्ज है उसका डिस्क्रिप्शन हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक तरीके से हमने दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी। एक दूसरा और इसका तरीका है जिसका नाम है पोटेंशियल, और ये हमारी कैसी है, स्केलर है। देन वी कैन से दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अराउंड अ चार्ज कैन बी डिस्क्राइब इन टू वे। Number first, electric field, which are vector quantity, and second is electric potential, which are scalar quantity. Okay? Then these are the characteristics property of any point in the field and are interrelated. Yes, they are interrelated. कैसे, अभी हम आगे बात करेंगे। Okay. तो हमारा जो चैप्टर है उसका जो पहला टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, फील्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने एक चार्ज लिया प्लस क्यू। अच्छा, उससे पहले, इन सबसे पहले मैंने यहां पे एक जिक्र किया इनफाइनाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट, पहले तो ये बताइए आप क्या मानते हो इनफाइनाइट मीन्स। कई बच्चे कहेंगे जहां हम ना पहुंच पाए, इंडलेस, बहुत सी डेफिनेशंस मिलती हैं मुझे इनफाइनाइट की, जबकि फिजिक्स में इनफाइनाइट का मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब कुछ और है। हम फिजिक्स को इस पेपर के अंदर ही इनफाइनाइट लोकेट कर देते हैं। कैसे, देखिए आपने क्लास 10th में पढ़ा है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या था, रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना। कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो तो वो कहां से आ रही होती है, इनफाइनाइट, और वो हमेशा कहां से जाती है, फोकस से। तो देखो, अगर हम रे ऑब्जेक्ट को यहां रख दें, 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 किसी भी पोजीशन पे रख दें, क्या ये पोजीशन बदलेगी, बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट कितने सेंटीमीटर पे हो सकता है, 5 सेंटीमीटर पे हो सकता है 10 सेंटीमीटर पे हो सकता है 15 सेंटीमीटर पे हो, मे बी पॉसिबल। तो क्या ये हम यहां तक नहीं पहुंच पा रहे, क्या ये इंडलेस है, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा हमने पढ़ा है। अगर ये इंडलेस होता, यहां हम नहीं पहुंच पाते, तो हम इस चीज को की स्टडी कैसे करते। मीन्स कुछ और भी बात है जो हमसे मिस हो रही है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक क्लास है, उस क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है और बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं फिजिक्स ही। ठीक है, दूसरी क्लास है उसके साइड में,
वहां पे भी कुछ बच्चे बैठे हैं। तो ये जो टीचर पढ़ा रहा है फिजिक्स बच्चों को, वो तो सिर्फ इनके लिए है ना। क्या ये फिजिक्स ये बच्चे समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे। तो कहा गया कि इस क्लास के रिस्पेक्ट में ये क्लास इनफाइनाइट पे है, क्योंकि सिर्फ ये बच्चे समझ रहे हैं। ये बच्चे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, इनको फिजिक्स का पी भी नहीं समझ में आ रहा, ये इससे इफेक्ट नहीं कर रहा है, अनइफेक्टेड है। ठीक है, देन कहा गया ये क्या है, ये इसके लिए इनफाइनाइट पे है। ऐसे ही हमने क्या किया, प्लस क्यू एक चार्ज लिया तो इसका एक फील्ड होगा। ठीक है, फील्ड कैसे पता करें, हमने एक नेगेटिव क्यू चार्ज रखा, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, फिर से थोड़ा सा दूर रखा, फिर से अट्रैक्ट हो गया, लेकिन अब रखा तो नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो एक दायरा था, इस दायरे के अंदर, इस फील्ड के अंदर ये चार्ज एक फोर्स फील कर रहा था, और जैसे इसके बाहर गया ये उस फोर्स को फील करना बंद कर दिया। मीन्स ये कहां पहुंच गया, इनफाइनाइट। हो सकता है ये रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर हो। बात समझ में आ रही है ना। मीन्स कुल मिला के इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि इंडलेस, जहां हम ना पहुंच सके। इसका सीधा सा मतलब है जहां पे उस क्वांटिटी का इफेक्ट जीरो हो जाए, वो क्वांटिटी वहां पे इफेक्टलेस हो। ठीक है, जैसे यहां पे बच्चे पढ़ रहे थे, देखो ये एक दायरा था, उसके बाहर यहां पे बच्चे नहीं समझ पा रहे थे, तो इनके लिए ये कहां पर है, इनफाइनाइट पे है। इसके लिए, इस पॉइंट के लिए ये सब सारे के सारे पोजीशन कैसे हैं, इनफाइनाइट पे है। इस चार्ज, ये चार्ज इसके लिए कहां है, इनफाइनाइट पे है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसका इफेक्ट इस पे जीरो हो गया, इसका इफेक्ट इन पे जीरो है, इसका इफेक्ट इन सब पे जीरो है। कहीं भी रख दो, बस पैरेलल होनी चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो फिजिक्स में कहा जाता है कि जिस पॉइंट पे उस क्वांटिटी का इफेक्ट जीरो हो जाए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। क्योंकि इनफाइनाइट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर के लिए। देन हम बात कर रहे हैं फील्ड की, तो हमने एक चार्ज लिया प्लस क्यू, ये लिया, ठीक है, और उसकी फील्ड मान लो कुछ यहां तक है, ये इसके बाहर यहां पे इनफाइनाइट है, और एक पॉइंट हमने ले लिया ये ए, और एक पॉइंट ले लिया ये बी। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा है। और यहां से इस चार्ज को यहां तक लाने में जो वर्क डन हुआ उसको हमने कहा WAB, A टू B लाया। ठीक है, देन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा V, वो क्या होगा, VB माइनस VA, VB माइनस VA, और यही इक्वल होगा WAB अपॉन Q0, एक टेस्ट चार्ज को लाने में। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। हम कह सकते हैं अ वर्क WAB हैज टू बी डन इन मूविंग अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, और वो अगेंस्ट द फील्ड आ रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो गया, VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q0। दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in an electric field may be defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another against the field E, against the field E। क्योंकि वर्क तभी होगा जब आप अगेंस्ट द फील्ड काम कर रहे हो। अगर फील्ड की डायरेक्शन में करेंगे तो फील्ड ही आपको पहुंचा देगा ना। बात समझ में आई, दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट, अच्छा इसकी यूनिट की बात करते हैं। SI यूनिट कितनी होती है, SI यूनिट होती है इसकी वोल्ट। देन हम कह सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। कह सकते हैं, मीन्स 1 वोल्ट किसके इक्विवेलेंट हो गया, 1 जूल कूलम इनवर्स
या यही जूल को अगर हम ब्रेक करें 1 न्यूटन मीटर कूलम इनवर्स। यहां से इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, डायमेंशन बाद में। तो यहां से क्या पता चला, मीन्स हम कह सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in an electric field is said to be 1 volt if 1 joule of work has to be done in moving a positive charge of 1 coulomb from one point to other against the field। क्लियर है? इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी फिर? डायमेंशन आपको वर्क का पता है कितना, ml²t-2 एंड चार्ज का 80, देन आपको क्या मिल गया, ml²t, ये ऊपर गया -3a-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? ओके, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? पोटेंशियल देखिए, एक्चुअली पूरे यूनिवर्स, पूरे मीडियम की अगर हम बात करें तो हर जगह पे हम डिफरेंस मेजर करते हैं, हर जगह पे। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि हम पोटेंशियल मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है? क्यों भाई? अभी मैंने शुरुआत वाले कंडीशन में बताया कि यहाँ ग्राउंड लेवल था, ऊपर लेके गए। यहाँ भी देखिए क्या था, डिफरेंस। ठीक है? हमने टेम्परेचर की भी बात की तो यहाँ क्या था, डिफरेंस। हमने वाटर लेवल की बात की तो यहाँ भी क्या था, डिफरेंस। बट पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एक स्पेशल केस है इसका। ठीक है? वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर पूरा सेम कंडीशन ये है पॉइंट पी, इसका जोन मान लिया ये था। ठीक है? इसके बाहर, इस दायरे के बाहर क्या है, इनफाइनाइट है। अगर किसी पॉइंट चार्ज को प्लस क्यू नॉट इनफाइनाइट से उठा के फील्ड में लाने में जो भी वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट में फील्ड नहीं है, फील्ड नहीं है, इसका मतलब इस पॉइंट पे अगर मैं कह दूं ये पॉइंट हमारा ए है, बिल्कुल ऐसे पुराने एग्जाम्पल की तरीके से, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इस वी की वैल्यू कितनी होगी, 0। और ये बी पॉइंट क्या है, वी बी, ये तो फील्ड में है तो इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। तो अगर इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या मिल गया हमें, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन डब्ल्यू मान लिया, चार्ज है क्यू नॉट, मीन्स क्यू नॉट, देन वी ए की वैल्यू कितनी है, 0। तो वी बी क्या मिल गया, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। सिर्फ ये इकलौता स्पेशल केस है जिसपे हम पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं कि किसी चार्ज को इनफाइनाइट से फील्ड में किसी पॉइंट पे लाने में जो भी वर्क डन होता है, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिर्फ एक पॉइंट जुड़ गया, इनफाइनाइट। और पोटेंशियल के लिए फील्ड में ही वन पॉइंट टू अनदर, ये दोनों का डिफरेंस है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, the electric potential at a point in an electric field is the amount of work done in moving unit positive charge from infinity to that point in the field against the E। ठीक है? बात समझ में आ रही है? बस वहां पे 1 point to another था, यहां पे इनफाइनाइट टू फील्ड है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? इनफाइनाइट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, बिल्कुल सिंपल सी बात है। पुराने ही केस को लेते हैं, हमने कहा ये प्लस क्यू चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन इधर ही होगा, इस पॉइंट पे जो कि आर डिस्टेंस से पे है, ओरिजिन से पी पॉइंट। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू
फाइंड करनी है, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस। बात को समझिएगा। तो फिर से हमें यहाँ पे एक दायरा बनाना होगा इनफाइनाइट का, और हमने कहा ये एक चार्ज है Q नॉट प्लस Q नॉट, इसको हम छोटे छोटे पार्ट से करते हुए फील्ड में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और कहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, इस पॉइंट तक। हमने कहा ये था A और ये था B। यहां से छोटा सा ये जो डिस्टेंस है, ये जो पूरी डिस्टेंस है यहां तक, इसको हमने कह दिया ये है X, और ये जो छोटी सी डिस्टेंस है जिसको करने में जो वर्क डन हुआ वो है आपका dw। हमने ऐसा माना, ठीक है। जबकि फील्ड की डायरेक्शन किधर है, यही है, अगेंस्ट द फील्ड हम वर्क कर रहे हैं, और लाना कहां तक है, यहां तक लाना है। तो इस केस में जैसे ये टेस्ट चार्ज प्लस Q नॉट इस A पे आ जाएगा, इनके बीच में एक फोर्स काम करने लग जाएगा। उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। देन वर्क डन क्या होगा भाई, बहुत छोटा सा वर्क डन है, dw इज इक्वल टू, आपको पता है F डॉट dx होता है। अब देखिए फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है बाहर की ओर, क्योंकि कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है dx। तो इनके बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं F इंटू dx इंटू कॉस 180 डिग्री मीन्स माइनस F इंटू dx। ये मिल गया हमें वर्क डन की वैल्यू, ठीक है। ओके, अब देखिए F की वैल्यू को पुट करते हैं। तो dw इज इक्वल टू -1/4πε0 Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। तो ये वर्क डन कितना था, छोटा सा वर्क डन। हमें इनफाइनाइट से कहां लाना है, इस पॉइंट तक लाना है, जो कि कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। तो जो वर्क डन होगा W वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dw, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से r पॉइंट तक। कहां से कहां तक, इनफाइनाइट टू r। तो क्या मिल गया हमें, माइनस इनफाइनाइट टू r 1/4πε0 Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। जितने कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं। देन W इज इक्वल टू माइनस Q नॉट अपॉन 4πε0। हम वर्क डन क्यों निकालना है, क्योंकि डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है, V इज इक्वल टू W/Q नॉट। तो जब तक वर्क डन नहीं आएगा तब तक पोटेंशियल नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए हम सबसे पहले क्या फाइंड कर रहे हैं, वर्क डन इंटू 1/x स्क्वायर इंटू dx। कहां से कहां तक, इनफाइनाइट टू r। तो क्या मिल गया, Q नॉट अपॉन 4πε0, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन r। अब ये माइनस इसको मिला के क्या बना दिया, प्लस। तो Q नॉट अपॉन 4πε0, अपर लिमिट 1/r, लोअर लिमिट इनफाइनाइट। तो 1/∞ की वैल्यू 0, ठीक है। तो क्या मिल गया, W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन r। आपको पता है द वर्क डन इज ऑल्सो नोन एज, द डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। आगे चल के हम इसको फाइंड करेंगे, Q नॉट अपॉन r। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, क्या कह सकते हैं हम, W/Q नॉट मीन्स 1/4πε0 Q अपॉन r। मीन्स जो पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है r पे, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता था, 1/r स्क्वायर पे। तो अगर हम स्लोप की बात करें दोनों, तो अगर इस स्लोप की बात करें और इससे थोड़ा सा स्लोप ही बना दें ये, तो ये आपका होगा पोटेंशियल V, क्योंकि इसका कम स्लोप होगा, 1/r है, KQ/r। और ये आपका क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू KQ/r स्क्वायर। क्यूब होगा तो और ज्यादा, ठीक है। देन
अभी आपने इलेक्ट्रिक डायपोल भी पढ़ा, तो अगला एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, मैं ना एक्सियल ना इक्वेटोरियल, मैं जनरल पॉइंट ले रहा हूं, एट जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल। ठीक है, ओके। तो डाइपोल बना लेते हैं पहले। तो ये है आपका माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू। देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, माइनस क्यू इधर ही रखिएगा, तभी पी की डायरेक्शन हमें इस साइड मिलेगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ए बी। और ये ले लिया कोई एक पॉइंट पी जिसपे हमें फाइंड करना है, जो कि इसके सेंटर से आर एंगल पे है, आर डिस्टेंस पे है और थीटा एंगल पे है। मींस इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए, आर कॉमा थीटा। हम स्फेरिकल पोलर की बात कर रहे हैं, तो इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं। हमने कहा ये डिस्टेंस है R1, ये डिस्टेंस है R2। अब जब तक R1 और R2 नहीं पता चलेगा, हम नहीं पता कर सकते पोटेंशियल की वैल्यू। तो R1 और R2 निकालने के लिए हम ज्योमेट्री का यूज करते हैं, हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इस पे। ये हमने कहा ये है M। अब देखिए ये क्या था, ये है होता है आपका L, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है 2L। तो ओरिजिन है तो ये L, ये L। तो अगर ये L है, ये एंगल थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई यहां से यहां तक, O मान लेते हैं। OM की डिस्टेंस कितनी हो गई, L cos थीटा। ठीक है ना, ऐसे ही यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इस पे। तो ये L है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा L cos थीटा, ये भी। ठीक है ना, इसको हमने क्या क्या कह दिया, इसको कह दिया ये है N पॉइंट, ये था M, ये था N। अब देखिए R1 की जो वैल्यू है, फिगर से ध्यान दीजिएगा, R1 जो R1 है वो है आपका AP, और चूंकि परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा MP। अब आप कहोगे सर क्यों, तो हम अगर बात करते हैं किसी आर्क की, ये तो आर्क हमेशा रेडियस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तभी तो ये डिस्टेंसेस सेम होती है। तो बिल्कुल ऐसे देखिए, ये एक आर्क जा रहा है, ये एक आर्क जा रहा है, तो ये डिस्टेंसेस भी आपस में सेम होगी। तो इसका मतलब जो AP की वैल्यू वही MP की वैल्यू। ठीक है, अब यहां से लेके ये ओरिजिन से लेके P की डिस्टेंस थी R, और इतनी मिली L cos थीटा, तो क्या मिल गया R प्लस L cos थीटा। ठीक है, ऐसे R2 देखते हैं। R2 क्या था हमारा, R2 था BP। अब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पे, तो R2 किसके इक्वल हो जाएगा, NP। अब देखिए यहां से लेके यहां तक R, और उसमें से L cos थीटा को माइनस कर दीजिए, R माइनस L cos थीटा। सॉल्व हो गया। अब आप लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1। ठीक है, और माइनस Q, क्योंकि चार्ज कैसा है नेगेटिव, तो क्या मिल गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L cos थीटा। ऐसे ही V2 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2 मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L cos थीटा। ठीक है, तो इस P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट P V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, क्योंकि कैसा स्केलर है पोटेंशियल, तो V इज इक्वल टू ये माइनस ये प्लस, तो हम इसको लिख सकते हैं V2 माइनस V1, क्योंकि V1 कैसा नेगेटिव है। वैल्यू को पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L cos थीटा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R प्लस L cos थीटा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है दोनों में से, कॉमन ले लेते हैं। V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो यहां मिल गया 1 अपॉन R माइनस एल कॉस थीटा, R माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले ये आ गया R प्लस एल कॉस थीटा माइनस ऑफ माइनस R प्लस एल कॉस थीटा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए R और R कैंसिल आउट, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो डिस्टेंस है ना R, और इसके कंपेयर में ये जो L है ये बहुत छोटा है। ठीक है, ये हम पहले भी डायपोल में डिस्कस कर चुके हैं। देन हम कह सकते हैं कि R इज ग्रेटर देन L cos थीटा, देयरफॉर R स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, देयरफॉर L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कैन बी नेग्लेक्टेड। देन V is equal to Q upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L साथ में इंटू कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब Q इंटू 2L क्या होता है, डायपोल मोमेंट, मीन्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट। तो यहां से दो केसेस, केस फर्स्ट एक्सियल, तो एक्सियल के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पुट करिए जरा, तो V एक्सियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस 0 का मतलब क्या हो गया, P कॉस 0 का मतलब हो गया, तो एक्सियल के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो क्या मिल गया P अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और केस सेकंड क्या हो जाएगा आपका, केस सेकंड हो जाएगा इक्वेटोरियल कंडीशन, उसके लिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos 90 इज इक्वल टू 0, देन V इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, मीन्स अगर कोई डाइपोल माइनस Q प्लस Q ये रहा, और इसके इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी 0। ठीक है, ओके बच्चों, अगला टॉपिक ये तो था डाइपोल। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ चार्जेस की बात करें, अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, तो ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या है, कई चार्जेस ले लिया हमने, कहा एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पे एक चार्ज हमने कह दिया ये है Q1, इसकी वजह से एक चार्ज कह दिया Q2, एक चार्ज कह दिया Q3, एक चार्ज कह दिया Q4, और ये प्लस ले लिया, ऐसे प्लस ले लिया, ऐसे माइनस ले लिया, ऐसे ही प्लस ले लिया। हमने कहा ये डिस्टेंस है R1, R2, R3 एंड R4। ठीक है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी, तो हम कह सकते हैं V1 मीन्स पहले चार्ज के लिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1। ऐसे V2 इज इक्वल टू निगेटिव की वजह से है, तो निगेटिव 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2,
ऐसे ही V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q3/R3। ऐसे ही V4 क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q4/R4। तो नेट P पॉइंट पे क्या हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ये मिल गया आपको नेट पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है, और नेक्स्ट एंड लास्ट क्या था डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसका ये तो डिस्क्रीट है ना, अगर कंटिन्यूअस होता तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना है, इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो 3 तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा है। सबसे पहला लीनियर, फिर आपने पढ़ा है सरफेस, फिर आपने पढ़ा है वॉल्यूम। ठीक है, तो जनरल कंडीशन क्या बनेगी V इज इक्वल टू इसके लिए 1/4πε0 इंटीग्रल ऑफ dq/r मॉड ऑफ r, ये बनेगी। ठीक है, क्योंकि स्मॉल सा पार्ट हमें वहां पे कंसीडर करना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी dq, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो होल। अब इसी dq की वैल्यू बदलते रहिए, आपको पोटेंशियल मिलता रहेगा। लीनियर के लिए मिल जाएगा 1/4πε0 इंटीग्रल ऑफ लैम्डा dl अपॉन मॉड ऑफ r। ऐसे ही सरफेस के लिए क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटीग्रल ऑफ सिग्मा इंटू dA अपॉन मॉड ऑफ r। ऐसे ही वॉल्यूम के लिए V वॉल्यूम 1/4πε0 इंटीग्रल ऑफ रो इंटू dV अपॉन मॉड ऑफ r। ये मिल गए आपको इनके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट और है टॉपिक कि अगर स्फेरिकल चार्ज हो, स्फेरिकल शेल जो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। वैसे ये सारी चीजें बहुत ही सिंपली जब आप दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि आपके कोर्स में है विदाउट रिलेशन तो एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। आपको याद होगा हमने एक सेल कंसीडर किया था, ठीक है, उसका रेडियस r माना, इस पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन प्लस मान लिया, प्लस q से है। ठीक है, ओरिजिन O है, तो इसके एक आउटर पॉइंट P पे फील्ड की वैल्यू। ठीक है, तो P की आपने निकाल रखा था बिल्कुल ऐसे ही। पहला कंडीशन क्या था आउटसाइड, तो बिल्कुल यही लिखते हैं एट द आउटसाइड। ये बताने का मेन मोटो मेरा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। V इज इक्वल टू 1/4πε0, चार्ज क्या है Q, और डिस्टेंस कितनी है स्मॉल r ले लेते हैं दिस। ठीक है, सेकंड क्या था एट द सरफेस, तो एट द सरफेस r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल R, मीन्स V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। और ये कैसी क्वांटिटी है, इस पोजीशन में तो V प्रोपोर्शनल टू 1/r है। जैसे R की वैल्यू बढ़ती रहेगी पोटेंशियल की वैल्यू घटती रहेगी, लेकिन यहाँ पे ये क्या है पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, थर्ड केस इनसाइड, एट इनसाइड पॉइंट, तो इनसाइड पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू कितनी 0, फील्ड की वैल्यू कितनी 0। तो फील्ड अगर 0 है तो पोटेंशियल क्या होगा कांस्टेंट होता है इस केस में। तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट
किसके इक्वल होगा? जो सरफेस पे होगा वो पूरा थ्रू आउट, पूरे सरफेस पे, पूरे अंदर ओरिजिन तक, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q/R। ऐसा क्यों होगा वो हम बात करेंगे जब रिलेशन पढ़ेंगे कांस्टेंट। ठीक है, तो इनके बीच का रिलेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने माना ये है हमारा, ये है R एक साइड का। ठीक है, तो यहां तक ओरिजिन से लेके यहां तक फील्ड कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। देखिए इनसाइड क्या है, यहां पे कांस्टेंट है। ठीक है, सरफेस पे कांस्टेंट है, तो सरफेस तक तो कांस्टेंट, और जैसे ही सरफेस से बाहर आएंगे फील्ड का नेचर कैसा हो जाएगा? पोटेंशियल का नेचर कैसा हो जाएगा? 1/R। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इस साइड R है, इस साइड आपका V है। जबकि जब आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इतना था, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर आया था वो ऐसा आया था कुछ, ये इसका स्लोप ज्यादा था, E प्रोपोर्शनल टू 1/R²। और यहां पे कैसा नेचर आ रहा है? यहां पे नेचर आ रहा है ऐसा, यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू 1/R है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऐसा ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं आपके एग्जाम में। फिर से आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों।